सभी छात्रों का स्वागत। हमारे अतीत 3 भाग 1 ये इतिहास का अध्याय है। कक्षा 8वीं का अध्याय 5वां, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो भाग 2 को हम देख रहे हैं। हमने इस अध्याय के 4 वीडियो बनाए, तो उसका ये भाग दूसरा। 1857 के विद्रोह के लिए कंपनी के गवर्नर जनरल ने जो नीतियाँ भारत में लाई, जैसा लॉर्ड वेलेस्ली, उनकी सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति और इस विलय नीति से दत्तक विधान नामंजूर, जिसके कारण सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी जैसे रियासतों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। और इसके बाद राजे नवाब काफ़ी उनसे नाराज़ हुए। राजस्व नीति के कारण किसान ज़मींदार नाराज़ हुए। सैनिकों के वेतन भत्ते और प्रदेश गमन की नीति के कारण सैनिक नाराज़ हुए, और जिससे एक समाज में एक उथल पुथल का माहौल जो हुआ, उथल पुथल का जो माहौल चल रहा था, तो उस समय की क्या परिस्थिति थी, हम कई स्रोतों के द्वारा उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर आप ये किस तरह उथल पुथल की स्थिति निर्माण हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिक जो है ये अंग्रेज़ अफसर या लोगों को किस तरह उनके साथ व्यवहार करी, उनको एक तरह से कत्लेआम कर रही है, उनके घर में घुसकर मार रही, उनके घरों को आग लगा रही। तो ये काफ़ी उथल पुथल की स्थिति उस समय निर्माण हुई थी। हम कुछ स्रोतों के ज़रिए उसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप इस चित्र के ज़रिए समझने की आप कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें ये किस तरह फैला रहे थे, उसका आप एक चित्र आप देखिए। इसके अलावा और भी एक चित्र है। ये इस तरह की काफ़ी चर्चा चल रही है कि किसान नाराज़ है, ज़मींदार नाराज़ है, राजा नाराज़ है, और अंग्रेज़ों ने कोई ऐसी योजना लाई है वो ज़बरदस्ती यहाँ के धर्म को, यहाँ के रीति रिवाज, रूढ़ी परंपराओं को वो ख़त्म करने वाले हैं। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। आप उसी समय एक हमारे पास उस समय के जो काफ़ी इनका एक लिखा हुआ किताब है, माझा प्रवास, मराठी में लिखा है, और जिसे हिंदी में कहते हैं मेरी यात्रा। तो ये विष्णुपंत गोडसे जो है, विष्णुपंत गोडसे वसईकर, उन्होंने एक किताब लिखा है, और उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई उस समय क्या स्थिति थी। और उनके चाचा के साथ वो उस समय वो काशी जा रहे थे, तो उनको काफ़ी उन्होंने बता दिया कि भाई आप सैनिकों ने वापस चले जाइए, आप काफ़ी परिस्थिति गंभीर होने वाली है। अब यह माझा प्रवास के जो लेखक है ये विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, ये मूल मराठी में उन्होंने ये लिखित किताब है माझा प्रवास, और उसको हिंदी में भी अनुवादित किया है मेरी यात्रा, और उसका केंद्र है झांसी। लेखक के द्वारा सन 1857 के प्रसंग को स्वयं अनुभव कर लगभग लेखक के द्वारा 25 वर्षों के बाद ये ऐतिहासिक यात्रा का वृत्तांत उन्होंने लिखा है। लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में सन 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले की घेराबंदी के दिनों का आंखों देखा हाल उन्होंने वर्णित किया है। मूलतः एक पुस्तक एक दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज है। इनका जन्म जो है शक संवत 1749 अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ। जब उन्होंने इस इतिहास का लेखन किया तब उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी। तो इसका मतलब उन्होंने जो लिखा है वह आंखों देखे हैं। वे संस्कृत और शास्त्र के ज्ञाता थे, और गोडसे जी के लेखन की भाषा, इतिहास तथा सामाजिक आदि कई दृष्टि से अध्ययन उसका किया जा सकता है, और उसकी परिस्थिति जो सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी, सैनिक क्या कह रहे थे, लोग क्या कह रहे थे, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। आपको ये किताब मिलता है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और 1857 के समय के पहली क्या उथल पुथल थी, जैसा झांसी के आसपास क्या स्थिति थी, आप इस किताब के ज़रिए आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा, आप देखिए, वो जो यहाँ से महाराष्ट्र से पुणे से निकले हैं, उनका यह मार्ग बताया गया है। यह इंदौर से होते हुए ये कानपुर, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ काशी, वहाँ पर वो चले गए। एक रूट, एक मार्ग उनका था जाने का।
और आज के ज़माने में जिस तरह आपकी सुविधा है, परिवहन की फैसिलिटीज़ है, इस तरह की इतनी कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ उस समय नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जनता की नज़र से वो ज़माने के लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आपको जो कई उस समय के जो स्रोत जो लोग हैं उनके उनके लेखनी के द्वारा आपको ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ये इतिहास का एक बड़ा स्रोत है कि 1857 का स्वतंत्र संग्राम किस तरह यहाँ के लोगों ने लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ। हालांकि उनको उसमें सफलता नहीं हासिल हुई। अभी आप उसमें देखिए एक 84 नियमों की सूची क्या है। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णुभट्ट गोडसे द्वारा लिखित माझा प्रवास का कुछ अंश है। विष्णुभट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए वो यहाँ से निकले थे। उनका जो मार्ग है रूट है इंदौर से होते हुए गए, ये मार्ग भी आपको बताया। विष्णुभट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि आप फिर महाराष्ट्र में वापस लौट जाइए, क्योंकि 2-3 दिन के भीतर या अंदर चारों तरफ कोहरा मचने वाला है। अब उन्होंने सिपाहियों ने उसकी वजह भी बताई कि भाई आप यहाँ रुकना आपका ठीक नहीं है, या बड़ा अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक है उनके खिलाफ बड़ा कोहरा मचने वाला है। अब वो उन्होंने जो बात सिपाहियों से सुनी वो क्या है, उन्होंने अपने किताब माझा प्रवास में उसको शब्दबद्ध किया है। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आबादा है, तुले हैं, और वह नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि किसी को भी धर्म का मसला बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता के सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर ने उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है। और इवन इतना ही बताया कि वह कलकत्ता में जो राजा रानियाँ नवाब जो थे उनके मौजूदगी में उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी जांचक सूचियाँ उन्होंने तैयार की। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणाम की चेतावनी दी कि यदि आपने 84 नियमों की सूची लगाते हैं तो उसके परिणामों के लिए आप तैयार रहिए, ऐसा उन्होंने अंग्रेज़ों को धमकी भी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो या कोहराम या काफ़ी उथल पुथल मच सकती है। और राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों की तरफ वो लौट चुके हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेजी जा रही है। तो इस तरह चर्चा चल रही, ये अफवाहें फैल रही, या यह इस तरह का छावनी में भी, मेरठ की छावनी में जो है अंग्रेज़ों की सेना थी, वहाँ भी जो कुछ अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट में जो भारतीय सैनिक थे वो इस तरह की अफवाह फैला रहे और इस तरह की योजना भी बन चुकी है। आप देखिए 2-3 दिन के अंदर कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। अब ये विष्णुभट्ट गोडसे, उनका पेज नंबर 23 और 24 पर उन्होंने लिखा है। अब यह सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसा बनता, और एक स्रोत हम देखेंगे सीताराम पांडे का, उन्होंने जो एक संस्मरण लिखा है उसमें भी हम देखेंगे। शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है। अक्सर राजा और प्रजा इनके बीच में, आप इतिहास में भी कई ऐसी घटनाएं देखी, उनके बीच में संघर्ष होता रहता है। लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतना फैल जाता है कि उससे राज्य की सत्ता भी छिन्न भिन्न हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। और उसके भी उदाहरण आपने इसके पहले देखे हैं। जैसा कि फ्रांस की क्रांति का आप उदाहरण देखिए, जो लुई शासकों की सत्ता थी, लोगों ने उसको कैसा ख़त्म कर दिया, बैस्टिल का जो जेल तोड़ दिया, और उसके बाद अंदर की जो लोग निरपराध लोग थे तो उनको जो जेल के अंदर बंद कर दिया था उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद अब मिराबो है, रूसो है, वाल्टियर है, डिडेरो है, और इन लोगों ने जो किताब मोंटेस्क्यू है तो उसमें व्यक्ति की आज़ादी के बारे में उसके विचार लिखे। तो यहाँ पर जो है सैनिकों के साथ अत्याचार, राजे रजवाड़े, रानियाँ, नवाब, इनकी सत्ता, जैसा कि सहायक संधि के द्वारा, जैसा कि यह तैनाती फौज है,
या आपके जो विलय नीति के लाल डलहौजी की विलय नीति के द्वारा जो बड़ी बड़ी रियासतों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, और इससे राजा लोग कैसे विद्रोह के लिए कैसा वो सामने नहीं आते थे। लेकिन ये सभी जो योजनाएं बन रही थी बड़ी गुप्त तरीके से बन रही थी। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सब का शत्रु एक ही है, और इसलिए वे सभी लोग एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित करना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई नेतृत्व की आवश्यकता होती है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का उनको परिचय देना पड़ता है, तब लोग सामने आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ये किताब जो लिखी है सीताराम पांडे। अब ये सीताराम पांडे ने लगभग 48 साल ईस्ट इंडिया कंपनी में फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार तक उन्होंने पद हासिल किए हैं, और उनका काफ़ी लंबा अनुभव सेना के अंदर रहा है, और वो काफ़ी वफादार भी रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार उसका ये पन्ना है, और उसका कई संस्मरण भी हो चुका है। अभी आप देखिए, ये सिपाही से सूबेदार तक सीताराम पांडे ने 1861 में अवधी भाषा में लिखा ये किताब है, और उनका अनुवाद अंग्रेजी में नारगेट ने किया, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अभी ये किताब इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी गई है। ये बहुत बड़ा स्रोत है इतिहास का उस समय का। और ये तिलोही तहसील में उत्तर प्रदेश में जन्मे सीताराम पांडे अंग्रेजी सेना के सूबेदार पद तक वह रह गए, मतलब रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अंग्रेजी सेना के अनुशासन और व्यवस्था पर अवधी भाषा में एक किताब लिखी। तिलोही के पांडे का पूर्वा गांव निवासी सीताराम पांडे 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी की पैदल रेजिमेंट में भर्ती हुए, और उन्हें कई लड़ाइयों में भाग लिया। 1860 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन 1857 के विद्रोह के समय वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के तौर पर वह सेना में कार्यरत थे। और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 48 साल उन्होंने सेवा दी है। अभी हम उनका स्रोत देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। अब ये जल्दी हर टुकड़े में उत्तेजना चाहिए। अब वो तो सैनिक थे, और उनको मालूम था कि सेना के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए यह स्रोत काफ़ी इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर यह भर्ती हुए, और 48 साल नौकरी की, और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा विद्रोहियों के साथ था, और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम पांडे के सामने, उन आंखों के सामने उनको मार डाला। मतलब देखिए, उनका पिता कई सालों से सेना में नौकरी कर रहा है, लेकिन उनका खुद का बेटा जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुआ, तो उनके सीताराम पांडे के सामने अंग्रेज़ों ने उसे आंखों के सामने गोली मारकर उनको ख़त्म कर दिया। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण में लिखने के लिए प्रेरित किया। यादगार चीज़ों में सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखा, जिनमें नारगेट में अंग्रेजी में अनुवाद किया, और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक उसको प्रकाशित तक किया। अभी उसका अंश क्या है आप उसको देखिए। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेजा था, कि सेना के अंदर उनकी कमियां खामियां क्या है, उसको पहचानने के लिए, जानकारी निकालने के लिए अपने कुछ प्रतिनिधियों को उन्होंने भेजा था। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और हवा दी, उनको भड़काया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, क्योंकि उस समय बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। उन्होंने 1000 छूटगढ़ डाले, और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह का दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझाव पर
अमल करे तो ऐसा सेना ऐसा कर सकती है। आगे आप देखिए उसके और कहानी। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल का इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। अब नए प्रकार की बंदूक आई थी और उसका प्रशिक्षण चल रहा था और उसमें जो है इस तरह की अफवाहें फैल रही थी। इसी दौरान न जाने कहाँ से खबर फैल गई कि राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है या लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर एक खबर भेजने लगे। आज जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल पैदा हुआ, क्योंकि सूअर मुसलमानों के लिए निषिद्ध और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सेनाओं के सिपाहियों के उनके धार्मिक भावनाओं को वो दुखी कर रहा है। और इसलिए यह इस तरह का एक सिपाही दूसरे सिपाहियों को पत्र लिखना उन्होंने शुरू कर दिया और उसे धार्मिक भावना और उनकी क्या कहते हैं वो एक दूसरों को बताकर भड़कने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ा दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के धार्मिक बातें चल रही थी। जैसा कि जो बंदूक उस समय आई थी एनफील्ड नाम की, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती, इस तरह की अफवाह फैल चुकी थी और ये जो सैनिक काफ़ी नाराज़ थे और ये ईसाई धर्म यहाँ पर लाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने कारतूसों के ऊपर ये चर्बी लगाई है ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों भी भ्रष्ट हो जाए, ऐसी अफवाह फैलती गई। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। मतलब इस तरह के बार बार मसले उठते थे अंग्रेज़ों के, मालूम था उनको लगा कि ऐसा ही छोटा कोई मोटा यह मसला होगा और बाद में कुछ दिन के बाद वो ठंडा हो जाएगा। तो ये सीताराम पांडे ने अपने फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार पृष्ठ 162-63 आपको यदि मिलता है तो आप ज़रूर इसको पढ़िए। अब उसके बाद आप देखिए ये दूसरा जो है आपका मेरठ के विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते, उनके घरों में घुसते हैं और ये हमलावर इमारतों को आग भी लगाते थे। अभी आप देखिए ये अंग्रेज़ों की जो इमारतें जहाँ पर उनके अफसर रहते थे वहाँ पर किस तरह विद्रोही ने हमला बोल दिया है और उनके घर में घुसकर उसको आग तक उन्होंने लगा दी। वह इस तरह की मेरठ में स्थिति काफ़ी भयानक हो चुके थे, उसका एक चित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विद्रोही है या किस तरह इन्होंने अंग्रेज़ों के जो अफसर या उनके सैनिक या लोग उनको पकड़कर कैसा विरोध किया, कैसे उनके हमले किए, उसका आप एक चित्र देख सकती है। सैनिक आप देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सैनिक ये घोड़े पर सवार है। आप देख सकते काफ़ी इस तरह का माहौल उस समय बन चुका था। अब यहाँ पर भारतीय सैनिकों की कंपनी की बगावत, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी क्योंकि फतह यह थी कि उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया था। जैसा कि मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया था तो स्थिति काफ़ी गंभीर बनती जा रही थी। और जैसा कि 1757 प्लासी की लड़ाई की याद जो 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। तो आपको इस तरह का मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व को खतरा डाला था, क्योंकि उस समय ये विद्रोह लखनऊ, कानपुर, झांसी, कई सारे उत्तर भारत के जगह पर यह विद्रोह फैल चुका था। इस विद्रोह के अंदर सैनिक थे, किसान थे, ज़मींदार थे, नवाब थे, राजा थे और सभी लोग समाज के उसमें शामिल थे। क्योंकि यह बगावत कब होती है? जब समाज के सभी तबकों के साथ शासनकर्ता दुर्व्यवहार करते, दमन करते या उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं,
तो उस समय सभी लोग एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि सभी लोग अंग्रेज़ों से काफ़ी खफा और नाराज़ थे और ये सभी लोग इसलिए बगावत पर उतर चुके थे। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत कर दी। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये एक सबसे बड़ा संघर्ष था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इस तरह का भाग आपका 2 समाप्त होता। अगले और 2 वीडियो हमने बनाए, उसको आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।